कॉलर की तरफ उनसे कुंडली का 9वां घर है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। 9वां घर है पिता का। बहुत बार बहस होती है अभी चौथा घर माँ का है, 10वां घर पिता का होना चाहिए, लेकिन शास्त्र में 9वां घर पिता का माना गया है। 9वां घर जन्म कुंडली में गुरु का भी माना गया है। 9वां घर हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, धार्मिक तौर पे जो हम बहुत ज्यादा जो हम स्पिरिचुअली जो हम मेहनत मुशक्कत करते हैं, नाम से जप से कुछ ताकत हासिल करना चाहते हैं, जो हमारी मोक्ष की जर्नी है और 9th हाउस से है। दान धर्म की जर्नी, धर्म का जो घर है 9वां घर है। अब तीर्थ यात्रा ट्रैवलिंग का होना वो भी 9वें घर से है। रूहानी ताकत का हासिल होना 9वें घर से है। भविष्यवाणी, अगर आपको कोई ड्रीम के साथ आपको कोई मैसेज मिले वो भी 9वें घर से है। और हमारी जो एजुकेशन का रिजल्ट अच्छा हो वो भी 9वें घर से है। एजुकेशन हो लेकिन उसका रिजल्ट ना हो अच्छा, वो भी बात नहीं। तो 9वां घर हमारे एजुकेशनल रिजल्ट्स क्या होंगे उसका पता चलता है। 9वां घर हमारे लाइफस्टाइल का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर भी है। 9वां घर हमारे मुकद्दर का भी है, राइज इन लक, प्रॉस्पेरिटी। 9वां घर अगर हम हमारे मुकद्दर में कब हमें पीक मिलेगी, कब अचीव करें, कब हमें लाइफ के अंदर डिग्निफाइड अचीवमेंट होगी, डिग्निफाइड राजयोग है कुंडली में अंदर कैसा है, 9वां घर उसका भी है। 9वां घर अगर हम ट्रैवलिंग बहुत करें, चाहे बाई एयर ट्रैवल करें, सी से ट्रैवल करें, 9वां घर उसका भी है। और धार्मिक विचारधारा का होना 9वें घर से है। और रस्मों रिवाज दुनियावी तौर पे हम मनाते हैं नहीं मनाते, ये तो नहीं कि जो पेरेंटल जो सेरेमनीज हैं, जो पेरेंटल ट्रेडिशंस हैं, हम कहते हैं इनको कुएं में डालो मैंने अपने ही बना लेने, ऐसा ना हो। 9वां घर है कि बुजुर्गों के रिवाज हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे उसका भी है। और कुदरत से मदद हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 9वां घर उसके भी है। और अब हम चलेंगे कॉलर की तरफ। उसके बाद मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस के बारे में। 10th घर, 10th हाउस का ताल्लुक आता है हमारे प्रोफेशन से। 10th हाउस का ताल्लुक आता है हमारी प्रेस्टीज से। 10th हाउस जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेटस को, हमारी प्रेस्टीज को। 10th हाउस का रिप्रेजेंट करता है कि हमारे राज दरबार में हमारी क्या हैसियत होगी, क्या हमारे पास कोई स्टेटस होगा जो हमें वेल्थ देगा, अथॉरिटी देगा, पावर देगा, क्या हमारा कोई पॉलिटिकल स्टेटस होगा इस दुनिया के अंदर कि नहीं होगा, राज दरबार में हमारा मान या सम्मान होगा या नहीं होगा। 10th हाउस होता है कि हमें सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, हमारी अथॉरिटी को लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे। 10th हाउस की होता है कि अगर हमारे अंदर हुकूमत करने की इच्छा हो, लीड करने की इच्छा हो, किसी को अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, 10th हाउस का ताल्लुकात हमारा इज्जत मान है जो हमें हमारी काम के बदले, काम की मेहनत के बदले हमें मिले। 10th हाउस होता है हमारा जो नेम ऑफ फेम थ्रू प्रोफेशन से हमें मिले। 10th हाउस का ताल्लुक आता है 10th घर जन्म कुंडली का, उसका ताल्लुक आता है सोशलाइज में, सामाजिक तौर पे हम कितने कामयाब होंगे, लोगों में हम कितने सक्सेसफुल रहेंगे अपने काम के बल पे। ये नहीं फजूल बातें करके हमने ऐसे नाम बनाया हुआ है, वो ऐसे बैलून की तरह फूले हुए हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। 10th हाउस में है जो इंसान मुशक्कत करके, बहुत मेहनत करके, फिजिकली हो या मेंटली तौर पे हो या अपने एबिलिटी के साथ हो, काबिलियत से लोग नाम पैदा करते हैं, उसका ताल्लुका 10th हाउस से है। और 10th हाउस का ताल्लुका हमारी एग्रीकल्चर लैंड के साथ भी है। जमीन कैसी है, एग्रीकल्चर लैंड कितनी होगी हमारे पास। 10th हाउस का ताल्लुकात हमारी क्या अचीवमेंट्स होंगी, क्या रिवार्ड्स होंगे। 10th हाउस का ताल्लुकात जन्म कुंडली का हम कितने भलाई के काम करेंगे, लोक सेवा कितनी करेंगे। 10th हाउस का काम होगा अगर हम रिश्वत से पैसा खाना चाहें, उसका ताल्लुकात भी 10th हाउस से है। 10th हाउस का ताल्लुकात अगर हम मेडिकली, अगर हम 4th और 10th हाउस की दोनों का गवर्न करते हैं, अगर हम मेडिकली क्वालिफाइड बने तो चौथा घर और 10वां घर दोनों मिलके अगर हम कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जिसका ताल्लुका मेडिकल क्वालिफिकेशन से हो तो उसका ताल्लुका है। अब बात करते हैं 11th हाउस के बारे में, 11वें घर पे। 11वां घर का ताल्लुकात है हमारा सोर्स ऑफ इनकम। भाई 10वां घर है प्रोफेशन, तो वो क्या प्रोफेशन हमें पैसा देगा? ये तो नहीं कि हम प्रोफेशन ऐसा अडॉप्ट करके बैठे हैं जो हमारा नाम तो है लेकिन पैसे वैसे कोई ना, ऐसा तो नहीं।
11वां घर है हमारा, उसका ताल्लुकात है बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम से। सोर्स ऑफ इनकम कैसा है? 10th हाउस कितना पैसा लाके देगा, और 11th हाउस का ताल्लुकात है सोर्स ऑफ इनकम से। 11th हाउस का ताल्लुकात है हमारे बड़े भाई बहनों के साथ। 11th हाउस का ताल्लुकात है हमारे पिता की जायदाद के साथ। 11th हाउस का ताल्लुकात है अगर हमारे हाथ में कोई खजाना या कोई इनहेरिटेंस जिसमें गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, वो हमारे हाथ लगे कि नहीं लगेगी। 11th हाउस का ताल्लुकात है कि हमें कोई ऐसा डिग्निफाइड स्टेटस मिले तो वो हमें बहुत बड़ा वेल्थ दे, अथॉरिटी दे, पावर दे। 11th हाउस का ताल्लुकात है हमारा पहरावा, हमारी प्रेजेंटेशन, कि हम लोगों में किस तरह से, ये तो नहीं हम बहुत ही सादा जीवन जी रहे हैं या एक आन बान शान से जीना होता है, वो बात और होती है। उस तरह से हमारा पहरावा। 11th हाउस का ताल्लुकात है इच्छाओं की पूर्ति, हमारी होप्स हो, डिजायर्स हो, उसको हम फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। 11th हाउस का ताल्लुकात है अगर हम सेल परचेज करके कोई पैसा बनाना चाहते हो। 11th हाउस उसके लिए भी है, सेल परचेज से कमीशन पैसा, कमीशन एजेंट बने, उससे पैसा बनाना चाहिए। चलते हमारे कॉल्स आते हैं, उनको अगर आपके मोबाइल फोन पे क्रेडिट हो तो फोन करें। कि बस क्रेडिट लोग बहुत छोटा डलवा के बात करना चाहते हैं तो उससे बात नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट में बात हो जाएगी, 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम लेके आराम से बात करेंगे तभी मजा आएगा। ये इतनी जल्दी घोड़े पे तो बैठे नहीं हुए कि आए और चले भी, ऐसी बात नहीं हो सकती। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि 11वां जो घर है उसका ताल्लुकात है जो हमारे पास एसेट्स है, जो लोगों के पास एसेट्स जिसका ताल्लुकात गाड़ियों से भी है, उनके वेल्थ जिसका ताल्लुकात हमारी प्रेशियस मेटल से भी है, इसका ताल्लुकात भी है। और 11वां घर में अगर किसी के पास राग विद्या है, कोई गा के, कोई सिंगर है, गायक है, गायकी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है, गायन शैली है, ये भी कला है। गायन एक बहुत बड़ी कला है, इसके लिए भी इंसान को पूरी जिंदगी लगे तो भी 10 साल लगते हैं गायक बनने में। एक गायक जिसको गायन सीखना हो कम से कम 10 साल लगते हैं। अगर ऐसे ही किसी के पास बैठ के थोड़े बहुत नारे लगाने हो तो फिर तो 2-4 महीने में भी आप शुरू हो जाएंगे। लेकिन असली जो गायन, जो गाना जो होता है तो बहुत, तो गायन आप गा के प्रभु से मिल सकते हैं, इतनी बड़ी कला है। तो उसका 11वें घर से भी है। और अगर आपके पास आपको शाही इनाम चाहिए, कोई बहुत बड़ी रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी से पैसा चाहते हो, कोई काम कर रहे हो, रॉयल्टी चाहिए आपको, जैसे गायक के लिए भी या राइटर हो उसके लिए रॉयल्टी चाहिए, या आपको कोई रॉयल फैमिली से इनाम चाहिए तो वो भी 11वें घर से है। और कोई आपकी राइटिंग के अंदर इतनी पावर हो जो उसमें लोग रेकग्नाइज करें तो उसका ताल्लुकात भी 11वें घर से है। 12वां घर जन्म कुंडली का होता है फिजूल खर्च के बारे में। जन्म कुंडली का 12वां घर होता है अगर किसी ने बैंक्रप्सी होनी है, दिवाला निकलना है, 12वां घर उसका भी है। 12वां घर है फाइनेंशियल लॉस का। जन्म कुंडली का 12वां घर है अगर हमें लीगल अथॉरिटी से टैक्स या VAT की ओर से कोई पनिशमेंट मिलनी है या कोर्ट की तरफ से कोई फाइन लगना है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर हमें पनिश करना चाहती हैं, वो वहां से सरकार की तरफ से कोई घात लगनी है, वो उसका घर है 12वां घर। जुर्माना होना है, पेनल्टी होनी है, पनिशमेंट होनी है। 12वां घर है दुश्मनों का भी, जो हमारी टांगे खींचते हो। 12वां घर है अगर हमारी रेपुटेशन डैमेज होनी हो, रेपुटेशन खत्म होनी हो। 12वां घर है अनसिविलाइज कल्चर का, ऐसी बातें हम करें जिसका ताल्लुकात जिंदगी की नॉर्मेलिटी के साथ ना हो, कल्चर ना हो, बहुत अटूटांगी हरकतें कर रहे हो, आउट ऑफ कैरेक्टर जाके बात करें, स्कैंडल क्रिएट कर ले और उसके रेपुटेशन खराब हो जाए। 12वां घर उसका भी है। 12वां घर है दुर्भाग्य का, मिसफॉर्चून का, बैड लक का। 12वां घर है अगर हमें देश से निकाला जाए, जो बेचारे डिपोर्ट हो जाते हैं, जो फौजी भरा साढ़े कई डिपोर्ट हो जाते हैं, 12वां घर उत्तो पता लग जाता है। 12वां घर है दान का, और 12वां घर है मुसीबत का, मुश्किलों का, क्राइसिस का, ट्रॉमा का। 12वां घर है चोरी का वो सामान जो ना मिल सके, जब सामान चोरी हो जाए और वो दोबारा उसकी शक्ल देखने को ना मिल सके, 12वां घर वो भी है। और 12वां घर है अगर हमें फियर हो, अनसिक्योरिटी हो, अनसर्टेनिटी हो, 12वां घर उसका भी है। 12वां घर है हमारा बेडरूम का, सोने का कमरा होता है, उसका भी है। अब जन्म कुंडली के अंदर जब हम कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं
تو اس میں کمپیٹیبلٹی کے اندر بھی فرسٹ ہاؤس، سیکنڈ ہاؤس، فورتھ ہاؤس، ففتھ ہاؤس، سیونتھ ہاؤس، ایٹھ ہاؤس، 12th ہاؤس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو بہت زیادہ ضروری ہے. ان گھروں میں اگر کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں جی منگلک کیا ہوتا ہے. اب ہم جارٹن کالج کی طرف جانا ہوگا. ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. چلیں جی کالج کی طرف. ہیلو. ایک دو چیزیں ہیں جو میں بات خلاصہ کرنا چاہتا ہوں منگلک کے بارے میں. منگلک کیا ہوتا ہے؟ منگلک کا مطلب کیا ہے؟ منگلک اپنے آپ میں بہت سی بھرانتیاں ہیں جو منگلک کو لے کے چلتی رہتی ہیں. عام طور پہ منگلک کا تعلقات منگل سے ہے، لیکن منگلک کا تعلقات اکیلا منگل سے نہ ہو کے دوسرا بھی کوئی گرہ بیٹھا ہو، جیسے راہو ہو، پاپی گرہ، سوریہ ہو، شنی ہو، وہ بھی نیچ کی ہو کے بیٹھ جائے، اور چندرما بھی اگر نیچ کا ہو کے بیٹھ جائے تو وہ بھی مانگلک دوش اتپن پیدا کر سکتا ہے. برہسپتی بھرشٹ ہو کے بیٹھ جائے، وہ بھی منگلک دوش اتپن کر سکتا ہے. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق منگلک اگر پہلا گھر جو ہے وہ ہمارے جس طرح ہم کہیں گے کہ ہماری جو مینٹل میک اپ ہے، سوچ وچار ہے، پرسنالٹی ہے، اس کا ہے. دوسرا گھر جو بول چال کی بھاشا ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں، اس کا ہے. پنچم بھاو چوتھا گھر ہے فیملی لائف کا. فیملی کے اندر ہم عام کس طرح سے ویوہار کریں گے، فیملی ایٹماسفیئر ہوگا کیسا. پنچم بھاو بچے کا ہے، اولاد کا ہے. سپتم بھاو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کیسے ہوں گے. اشٹم بھاو دربھاگیہ کا ہے، مس فارچون کا بھی ہے. اشٹم بھاو سے جیون ساتھی کی آیو کا کم ہونا وہ بتا دیتا ہے. 12واں گھر ہے بیڈ روم کی ہیپینس. یہ نہ ہو کہ میرج کروا لی ہے لیکن بیڈ روم ہیپینس ہے ہی نہیں ہے، تو میرج کا کیا مطلب رہ گیا. اگر ہم پتی پتنی کے اندر بیڈ روم کا ہیپینس کا ہونا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلر ایز ویل. وہ آپ ڈینائل پہ تو رہ نہیں سکتے نا. آپ کو یہ نہ ہو کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو لیکن اتنا دوراب ہو کہ وہ ایک دوسرے کے نزدیک جانے سے بھی انکار کرے، تو ایسی میرج بھی اپنے آپ میں مس فارچون کو انوائٹ کرے گی. تو اگر منگل مان لیجیے منگلک کے منگل لگن میں آ جائے تو ہمارے ٹیمپرامنٹ جو بہیویئر ہے، جو ہماری پرسنالٹی ہے، اور سیکنڈ ہاؤس میں ہو ہماری بول چال کی بھاشا سے اتنی کڑوی ہو جائے گی جو شترو سامنے والے کو دشمن بنا کے بیٹھ جائیں گے. فورتھ ہاؤس میں ہم ہر وقت گھر کے اندر آگ ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. ہر وقت گھر کے اندر جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے. پنچم بھاو میں منگل کا ہونا، بچے گرتے جا رہے ہیں، مس کیریجز ہوتی جا رہی ہے، بچے کا ہونے کا نام و نشان نہیں ہو رہا، اور بلڈ ریلیٹڈ پرابلم ہسبینڈ وائف دونوں کو آ رہی ہے. بگل ویٹیلٹی کو لے کے پرابلمز آ رہی ہیں. 7th ہاؤس کا ہونا منگل سپتم بھاو میں ہو، آپ کی جو آپ کا بہیویئر ہے اتنا کڑوا ہے کہ آپ سامنے والے کو کاٹ کے پھینک دیتے ہو. اتنی زبان کڑوی ہے، سامنے والا سروائیو ہی نہیں ہو سکتا. اشٹم بھاو میں منگل ہے، ہسبینڈ وائف کو ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے. ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن شپ کے اندر ہیلتھ ایشوز ہوں گے، انہیلدی میرج ہو جائے گی، اور جو ٹیمپرامنٹ اتنا زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوگا اس میں آپ گھر کو ایک شمشان بنا کے بیٹھ جائیں گے. اشٹم بھاو کا منگل اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. سپتم بھاو کے منگل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا اتنا بہیویئر اتنا وشالا ہو جائے گا، گھر کو شمشان بنا کے بیٹھ جائیں گے اپنی حرکتوں سے، اور وہ دوسری کی وجہ سے نہیں ہے. باہر کے گھر میں اگر منگل ہو تو ہسبینڈ وائف کے اندر تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے. تھرڈ انفلوئنس ہسبینڈ وائف کے اندر شروع ہو جاتا ہے. ہمارا دھیان ایک دوسرے کی طرف نہیں ہے، ہمارا دھیان کسی اور کی طرف ہے. آپ نے شادی کی ہوئی ہے، آپ کا دھیان اپنی وائف کی طرف نہیں ہے، آپ کا دھیان آپ کے ہسبینڈ کی طرف نہیں ہے، آپ کا دھیان تھرڈ پرسن کو لسن کرنے میں ہے. تھرڈ پرسن وہ آپ کا کوئی کمپینین بھی ہو سکتا ہے، تھرڈ پرسن آپ کی فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، تھرڈ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے. 12th ہاؤس میں اگر منگلک یوگ بن جائے تو پتی پتنی کے اندر دراو پیدا ہو جاتا ہے، بٹرنس پیدا ہو جاتی ہے جو انہیلدی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے کئی بار جو لوگ جو مجھے چڑ ہوتی ہے کئی لوگوں سے، وہ ایک من گھڑنت سی باتیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جس کا شاستر کوئی اس کا امپورٹنس نہیں، کوئی ویلیو نہیں. وہ آپ ایسے ہی بنا کے بیٹھ گئے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو سامنے والا مجھے پیسے دے رہا ہے اس کو کچھ کر دے. جھوٹ ہوتا ہے. کسی نے نا اگر ہمیں اپنی زندگی میں دکھ سے مکتی چاہیے تو سچائی کو پکڑنا ہوگا. سب سے اچھا سادھن ہے.